नमस्कार प्यारे साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं पर्यावरण अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न शामिल किए गए हैं। आप सभी साथियों को पता है यह हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 18 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं और साथियों ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो से संबंधित सूचनाएं आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, गर्मियों में पहनने हेतु सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं सूती, हल्के रंगों के, उक्त 1 एवं 2 दोनों, टेरिलिन के। साथियों, गर्मियों में पहनने हेतु जो सर्वाधिक आरामदायक जो वस्त्र होते हैं वो सूती होने चाहिए और हल्के रंगों के होने चाहिए, क्योंकि ये पसीनों को सोखते हैं, सूती वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों 1 एवं 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है गोत्र, वंश, परिवार, उक्त सभी। आप सभी जानते हैं समाज की जो संरचना होती है सामाजिक रूप से, उसकी जो महत्वपूर्ण केंद्रीय इकाई जो है उसे हम परिवार कहते हैं। साथियों, परिवार को कहते हैं, यही प्राथमिक इकाई है, मूलभूत इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है साथियों, और आप सभी से प्रश्न पूछा जाए कि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है, प्रथम अध्यापक कौन होती है? प्रथम गुरु तो माता, बालक की जो माता होती है वो बालक का प्रथम अध्यापक होती है साथियों। और परिवार ही सोशलाइजेशन जो सामाजिकरण होता है उसका प्राथमिक कारक माना जाता है। ठीक है साथियों, इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी साथी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस लोक देवता का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं? नागौर, चूरू, अजमेर, जैसलमेर। साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है गोगाजी महाराज की, और गोगाजी महाराज का जो जन्म था वो चूरू जिले में हुआ था। उस चूरू जिले में भी ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। साथियों, आप सभी साथी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोरबंद आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का, ऊंट के गले का। साथियों, जो गोरबंद आभूषण है वो ऊंट के गले का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? एकाकी निवास, उत्पादक इकाई, साझा धर्म, समान अधिकार एवं दायित्व। आप सभी साथी जानते हैं, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई सभी रहते हो, वो सब संयुक्त परिवार कहलाते हैं साथियों। और इसमें विवाहित बच्चे रहते हैं साथ में। ठीक है साथियों, तो संयुक्त परिवार में आप सभी साथी जानते हैं सभी की समान अधिकार होते हैं, सभी के दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। साझा धर्म, सभी एक समान धर्म को मानते हैं। उत्पादक इकाई, सभी उत्पादन करते हैं और उत्पादक इकाई पर सभी का अधिकार होता है, सभी उसको काम में लेते हैं। एकाकी निवास, साथियों ये जो है संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, क्योंकि अलग अलग निवास इनका नहीं होता है, एक ही निवास होता है साथियों। ठीक है साथियों, ये जो है अलग अलग निवास वो एकल परिवार की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये संयुक्त परिवार की विशेषता से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में 3 शैलियों का संगम है? कोटा शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली। तो साथियों यहाँ पर 3 शैलियों का जो संगम है वो बूंदी शैली में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। आप सभी साथियों को बता दूं, मेवाड़ की आंख के उपनाम से जो विख्यात दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कुंभलगढ़ दुर्ग से बनने वाले प्रश्नों की सामान्य से जानकारी होनी चाहिए। साथियों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है कहाँ स्थित है?
तो आपको बताना है राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस किले को अजयगढ़ भी कहते हैं क्योंकि इस किले को जीतना क्या है, बहुत मुश्किल है, अजयगढ़। और इसके बारे में कहा गया है, अबुल फजल जो थे उन्होंने कहा है, और ये स्टेटमेंट बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ध्यान से सुनिएगा साथियों कि यह जो दुर्ग है कुंभलगढ़ का वो इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि यदि कोई नीचे से ऊपर की ओर इस दुर्ग की ओर देखे तो क्या हो, अपने सिर की पगड़ी गिर जाती है। ऐसा इसके बारे में किसने कहा, प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है, तो कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया है। किसने कहा है, तो आपको बताना है अबुल फजल ने कहा है। और ऐसा कहा भी जाता है कि चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, किसकी है, कुंभलगढ़ दुर्ग की है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, हमको ये ढूंढना है। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर, ख्वाजा का उर्स अजमेर, फूलडोल मेला बारा, पांडुपोल मेला अलवर। तो साथियों यहाँ पर सही जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। फूलडोल मेला बारा में नहीं भरता है साथियों, ये जो मेला भरता है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में भरता है। कहाँ भरता है साथियों, शाहपुरा भीलवाड़ा में ये मेला भरता है। ठीक है साथियों। इसके बाद हरियाली अमावस्या का जो मेला भरता है वो उदयपुर में भरता है, बिल्कुल सही बात है। ख्वाजा का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो पुष्कर अजमेर में भरता है, और ये मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है साथियों। पांडुपोल का मेला और भर्तृहरि का मेला जो भरता है वो अलवर में भरता है साथियों। ठीक है साथियों। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना है श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है ऑपरेशन बस्टर्ड, जीन पूल संरक्षण अभियान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों जो गोडावन है वो क्या है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। और प्रश्न पिछली जो रीट हुई थी उसमें पूछा भी गया है, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, राज्य पक्षी। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि राज्य पक्षी है तो गोडावन कहते हैं। और गोडावन के बारे में, गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसकी भी जानकारी रखिएगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या है वैज्ञानिक नाम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसके बारे में जो इसके संरक्षण के लिए जो अभियान चलाए गए हैं वो दोनों ही अभियान है, ऑपरेशन बस्टर्ड और जैनपुर संरक्षण अभियान। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांचना बांध स्थित है करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। साथियों जो पांचना बांध है वो करौली जिले में स्थित है। और ये जो पांचना बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध तो पांचना बांध है, और ये 5 नदियों के संगम पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, केवलादेव, मुकंदरा हिल्स, कुंभलगढ़। साथियों जो राजस्थान में नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकंदरा हिल्स है। और ये जो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा जाए तो 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या फिर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो रणथंभौर है। प्रथम भी और सबसे बड़ा कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों, और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद केवलादेव आता है, और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो आप सभी साथी इस चीज़ के बारे में सामान्य सी जानकारी रखिएगा। केवलादेव को घना पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, वाहित मल, भारी धातुएं, रंजक बहिस्राव, विरंजक बहिस्राव। साथियों इसका जो राइट आंसर है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक जो है वो वाहित मल है, और सब ये
अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो आप सभी साथी जानते होंगे कि मानव शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है वो विटामिन के से बनता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा महल कौन सा है जिसे फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महल की उपमा दी है? जगनिवास उदयपुर, जल महल जयपुर, राजमहल उदयपुर, जगमहल उदयपुर। तो साथियों, राजमहल उदयपुर सबसे बड़ा महल है जिसको फर्ग्यूसन ने क्या किया था? राजस्थान के विंडसर महल की उपमा दी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? साथियों, जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, और सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो आप सभी साथी जानते हैं सभी जीवाणु स्वपोषी नहीं होते हैं और सभी जीवाणु विविध पोषी भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये भी गलत कथन है क्योंकि नहीं होते हैं सभी जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। कोलेरा, यक्ष्मा, फाइलेरिया, टाइफाइड। उपरोक्त में से कौन से रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 2 और 4, ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 4। साथियों, हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 4। आप सभी साथियों को बता दूं साथियों, ऑप्शन नंबर जो 3 है यहाँ पर ये फाइलेरिया जो रोग है वो जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। हम फाइलेरिया रोग के बारे में जानकारी रखते हैं सामान्य से। तो देखिए, फाइलेरिया जो रोग है उसको हम हाथी पाँव रोग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हाथी पाँव रोग कहते हैं, और यह परजीवी के द्वारा होता है। क्यूलेकस फेंटिगस मादा मच्छर के काटने से यह रोग होता है, और ये क्या करता है? एक धागे के समान परजीवी छोड़ता है जो कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग में, हाथी पाँव रोग में, जो व्यक्ति का पैर है, रोगी का पैर एक हाथी के पाँव के समान सूजकर मोटा हो जाता है। ठीक है साथियों, ये हाथी पाँव रोग होता है और ये एक प्रकार से व्यक्ति को विकलांग सा बना देती है। उसके बाद हम जानते हैं इन बीमारियों के बारे में। कोलेरा रोग, कोलेरा जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हैजा कहते हैं। और ये एक प्रकार से आंत संबंधी संक्रामक रोग है जो कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता दिया है कि हैजा जो रोग है इसके बारे में सामान्य जानकारी पहले ही बताई थी, फिर से नोट कर लीजिएगा। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। दूषित भोजन, दूषित पानी पीने के कारण भी यह रोग होता है साथियों। यक्ष्मा क्या होता है साथियों? यक्ष्मा जो रोग होता है टीबी का रोग, टीबी या फिर क्षय रोग भी इसे कहते हैं। ये क्या करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। और ये जो रोग होता है यक्ष्मा टीबी का रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्यूलोसिस नामक जीवाणु से ये रोग होता है। उसके बाद हमारा जो रोग है टाइफाइड जो रोग है इसको हम मियादी बुखार क्या कहते हैं? मियादी बुखार या फिर आंत्र ज्वर भी कहते हैं, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके किनारे सोडियम संयंत्र स्थापित है? सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर। तो साथियों, डीडवाना के में क्या है? सोडियम संयंत्र स्थापित है डीडवाना के झील के किनारे। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है? आप सभी साथियों को बता रहा है करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, भ्रमण विधि। आप सभी साथी जानते हैं व्याख्यान जो विधि होती है साथियों वो शिक्षक केंद्रित विधि होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि विधि शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक लेक्चर देता है और छात्र जो होते हैं एक निष्क्रिय मूक श्रोता होकर इसको सुनते हैं, तो इसमें बालक करके नहीं सीखते हैं। तो
तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामग्री केवल दृश्य सामग्री है? केवल दृश्य पूछा है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, चार्ट और टेलीविजन। साथ ही टेप रिकॉर्डर और रेडियो है वो कौन सी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। और टेलीविजन श्रव्य प्लस दृश्य, श्रव्य दृश्य सामग्री है। और चार्ट जो है केवल दृश्य सामग्री। इसको आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्र भारत अथवा विश्व की स्थलाकृतियों को देख सकता है ग्रामोफोन के द्वारा, चार्ट एवं मॉडलों के द्वारा, टेलीविजन द्वारा, उक्त किसी से नहीं। साथियों छात्र जो है भारत अथवा विश्व की जो स्थलाकृति है उसको देख सकता है तो वो टेलीविजन के द्वारा देख सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है। प्रश्न क्या है साथियों, आप पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन करवा रहे हैं और आपको क्या करना है, उससे संबंधित अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है। तो आप उस अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे आपको बताना है। ऑप्शन 1 है, सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाए। अब साथियों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन सही नजर आ रहे होंगे कि कौन सा सही लगाए। मैं आपको बता दूं, जब ऐसी स्थिति आपके सामने हो तो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट, सर्वाधिक उपयुक्त आंसर चुनना होता है। क्योंकि आपको पता है सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री यह भी एक गलत स्टेटमेंट नहीं है और ये सही हो सकता है, लेकिन आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर क्या ज़्यादा सही बैठेगा। तो आपको देखना है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 हमारा है वो सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ, जैसे आप बच्चों को शेर के बारे में बताना चाहते हैं और शेर का चार्ट बना के लाए। अब आप मानिए शेर का जो चित्र है वो शेर से मिलता जुलता ही नहीं है, उसमें जो चित्र बना है वो बघेरे के समान बन गया या फिर किसी और जानवर के समान मिल गया। क्या बच्चे उस शेर के बारे में समझ पाएंगे, उसका सही जानकारी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो आप जो अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो वास्तविक जो वस्तु है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ छात्र मानव के तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में सीखने में असहजता महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप श्वसन तंत्र और मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों सीख नहीं पा रहे हैं, सीखने में सहज नहीं है। तो एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप इस समस्या का निम्न में से कौन सा समाधान स्वीकार करेंगे? तो आप क्या समाधान करेंगे कि पूरी कक्षा को उपयुक्त प्रकार पुनः पढ़ाकर छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना, संबंधित छात्रों की व्यक्तिगत निर्देशन एवं शिक्षण द्वारा जिज्ञासा को शांत करना, उक्त छात्रों को उक्त प्रकरण कठिन होने के कारण छोड़ देने की सलाह देना, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो छात्र असहज महसूस कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे हम, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दत्त कार्य द्वारा छात्र की किस क्षमता का विकास होता है? बुद्धि क्षमता, खेल क्षमता, अधिगम क्षमता, अभ्यास क्षमता। साथियों दत्त कार्य, आप बालक को कोई कार्य दिया जाता है अध्यापक को, उसे दत्त कार्य कहते हैं। और कोई कार्य अगर हम बालक को देते हैं करने के लिए तो बालक उसका करेगा तो उसको अभ्यास होगा और उसकी क्या होगी, अभ्यास क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों में मानचित्र पढ़ने से व्यवहारगत परिवर्तन होता है, यह किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशल, ज्ञानोपयोग, ज्ञानात्मक, अवबोध। साथियों छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है यह एक प्रकार से अवबोध से संबंधित है। छात्र मानचित्र को देखकर उसमें जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं अर्थात उसने उसको क्या कर लिया है, अवबोध कर लिया है, समझ स्थापित कर ली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए रणनीति एवं उपकरण है। आप उपचारात्मक शिक्षण करवाना चाहते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए रणनीति एवं जो उपकरण है, विज्ञान प्रयोगशाला, पर्यवेक्षित अध्ययन, कर्मादेशित परीक्षण, उपयुक्त सभी। साथियों उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये सभी चीज़ें जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। देखिए विज्ञान प्रयोगशाला, आप बालक को प्रयोग करके सिखाएंगे तो बालक का उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है।
उपचार कोई चीज़ जो नहीं समझ में आए उसको प्रयोग करके सिखाए। पर्यवेक्षित अध्ययन क्या होता है? शिक्षक के निरीक्षण में अध्ययन करना, शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन करना, इसे हम पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। क्रमादेशित परीक्षण, क्रम से किसी चीज़ का परीक्षण करना। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टूटी की दूटी कोनी का भावार्थ है, निकृष्ट साधु दोनों दिन से गए, धनवान से सभी लोग कुछ लेने की इच्छा करते हैं, संगठन टूटने से ही नाश होता है, जब आयु शेष नहीं रह जाती तो कोई दवा काम नहीं देती। साथियों, टूटी की दूटी कोनी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। जब आयु शेष नहीं रह जाती है तो कोई दवा काम नहीं देती है। टूटी की दूटी कोनी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व की पूछी गई है साथियों। तो ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति। साथियों, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम सेवक करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों में चढ़ाई जाने वाली सोने की पत्थर की खोल कहलाती है? गोरबंद, चूंक, मुर्खिया, सटका। आप सभी साथी जानते हैं दांतों में जो चढ़ाई जाती है सोने की पत्थर, चांदी की भी चढ़ाई जाती है, उसे हम चूंक कहते हैं और ये एक प्रकार से दांतों का आभूषण है साथियों। गोरबंद के बारे में आप सभी साथी जानते हैं, ऊँट के गले का आभूषण है। मुर्खिया कानों का आभूषण है। सटका क्या होता है? आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सटका आभूषण कहाँ का है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कलीला दमना है, कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली में चित्रित कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देखों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। साथियों, जो कलीला दमना है वो मेवाड़ शैली में चित्रित 2 कहानी के पात्रों के नाम हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। साथियों, शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन आवश्यक है, हम शिक्षण कार्य में सुधार के लिए मूल्यांकन करते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए करते हैं, छात्रों ने किस स्तर तक उपलब्धि प्राप्त की है उसके बारे में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे और भी साथी हमारी इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।